દરેક જગ્યાએ હવે એવું જ થતું હોય છે કે આપણે ભણીએ ત્યારે શું ભણતા હોઈએ અને પછી જેમ ભણીને બહાર આવીએ ને ત્યારે ઓલમોસ્ટ ટ્રેન્ડ જ ચેન્જ થઈ જતો હોય છે. એટલે હવે આ વસ્તુને કઈ રીતના કોપઅપ કરવી, અને મીડિયામાં તો સૌથી વધારે આવું થતું હોય છે મોસ્ટલી કે જે ભણો, જે રીત શીખો, અને જ્યારે તમે ભણીને બહાર આવો ને ત્યારે આખી ઘટના જ બદલાઈ જાય છે, ટ્રેન્ડ જ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો મીડિયાનું શિક્ષણ કઈ રીતના આપવું અને એમાં શું પડકાર આવે છે એજ્યુકેશન આપતા વખતે, અને મીડિયામાં શું તક છે, એના વિશે વાત કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આપણા સ્પીકર્સને હું ઇન્વાઇટ કરીશ. પ્રદીપ મલિક સર, પ્લીઝ વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ. સિનિયર જર્નાલિસ્ટ અને અત્યારે મીડિયા એજ્યુકેટર, મોસ્ટ વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ. તાળીઓના ગડગડાટની સાથે આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. જે જગ્યાએ આપણે બેઠા છીએ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જર્નાલિઝમ અને માસ કમ્યુનિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ સોનલ મેમને રિક્વેસ્ટ કરું કે સ્ટેજ ઉપર આવે. શિરીષ કાશીકર સરને રિક્વેસ્ટ કરીએ, ભૂતપૂર્વ પત્રકાર અને અત્યારે NIMCJના ડિરેક્ટર સર. દિવ્ય ભાસ્કર ગુજરાતના એડિટર देवेंद्र सर ने रिक्वेस्ट करीश कि प्लीज स्टेज ऊपर आवे. नमस्कार. GLF के इस सेशन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. GLF जब से शुरू हुआ है, आई एम टॉकिंग ऑफ 10th एडिशन, सारे सेशंस बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं और जो लोग सेशन में भाग ले रहे हैं उनका काम बहुत आसान हो जा रहा है. पता नहीं सिर्फ ये सेशन मुझे क्यों लग रहा है कि इतना आसान नहीं है. क्यों? हम शिक्षण की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं, और हमारे से ठीक पहले दो वाइस चांसलर्स यहाँ पर बैठे थे, 2 स्कॉलर्स बैठे थे, 3 वाइस चांसलर, ताई भी वाइस चांसलर रह चुकी, 3 वाइस चांसलर्स बैठे थे. और शिक्षा कैसी है, कैसी होनी चाहिए, बात हम शिक्षकों के ऊपर छोड़कर चले गए. लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का और गुजरात मीडिया क्लब का, जो उन्होंने ये सेशन रखा और ये सोचा ये इम्पॉर्टेंट है कि पत्रकारिता की पढ़ाई या मीडिया, एक्चुअली पत्रकारिता नहीं है, इस सेशन का नाम है मीडिया शिक्षण. सो मीडिया शिक्षण में क्या क्या પડકાર हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं और શું તકો છે, એટલા માટે અમે લોકો એકઠા થયા છીએ. As the anchor was telling us, the host was telling us, हमारे पास बहुत ही enriched panel है. इस पैनल में मीडिया टीचर्स हैं, मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं दोनों, और बहुत ही सोचकर हम लोगों ने ऐसा पैनल सोचा था कि let us have a panel in which there are some teachers, academe वो कर क्या रहे हैं, and let us have a practitioner to tell the teachers कि हो क्या रहा है, कैसा होना चाहिए. सो बट आई एम श्योर हो क्या रहा है के ऊपर हमारे भटनागर साहब का भी कुछ विचार जरूर होगा. लेकिन हम चाहेंगे कि हम शिक्षक लोग कुछ ये बात करें कि शिक्षा की दिशा क्या है, दशा क्या है, और प्रैक्टिशनर्स हमें ये बताएं उसको किधर जाना चाहिए. लेकिन एवरीबडी इज़ फ्री टू टॉक एनीथिंग. तो हम यहाँ शुरू करते हैं मीडिया की शिक्षण के ऊपर. मीडिया की पढ़ाई ऑलमोस्ट भारत में 100 साल हो गया. 100 years of media education started very humbly, बहुत small प्रयास, very small effort, by none less than any guess, एनी बेसेंट. एनी बेसेंट ने शुरू करी थी पत्रकारिता की पढ़ाई 1920. There is some dispute 1918 है या 20 है, but it is more or less well established that 1920 it was home rule league. So she took over a newspaper और वहाँ पर उन्होंने नया अखबार शुरू करा एंड पढ़ाना भी शुरू किया. नेशनल यूनिवर्सिटी अडियार, आज का चेन्नई या उस समय का मद्रास प्रोविंस में. That's how it all began. Didn't last much. Okay, but effort शुरू हो गया था 1920, then 24, and then so many universities, so many institutions are offering. As of now, the current count is 900 universities, schools, institutions
standalone institutions, university colleges are offering media education in some form or the other. And when I say media, I hope we are very clear that we are on that page. Media includes, अक्सर हम लोग मीडिया मतलब जर्नलिज्म या फिर सिनेमा, बट जर्नलिज्म और सिनेमा के बीच में बहुत कुछ है, और जर्नलिज्म से पहले भी बहुत कुछ है और सिनेमा के बाद भी बहुत कुछ है. जस्ट लाइक लाइट का अल्ट्रा वायलेट से लेकर अल्ट्रासोनिक तक का कई सारे स्पेक्ट्रम हैं, तो वो सारे स्पेक्ट्रम की हम लोग चर्चा करना चाहेंगे. इस सेशन की बात है दो बातों को लेकर, शिक्षण कैसी और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि शिक्षण को लेकर बात करें, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़. तो जैसा मैंने कहा 100 सालों से शिक्षण की मीडिया की पढ़ाई हो रही है. अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा शुरुआत हुआ था इंसिडेंटली अंडर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई से. वो एनिवेशन जो शुरू करी थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई से, और समहाउ इट सो हैपेंड दैट अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई छूट के पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई पे चले गए. बहुत ही बड़ा ही क्वांटम जंप हुआ था, ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट से सीधा दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गए थे. लास्ट 10-15 years again we have gone back to undergraduate studies also. So lots of universities, institutions, schools and colleges are offering जिसको undergraduate media की पढ़ाई कहते हैं उसको. तो मैं चाहूँगा श्री सर से शुरू करना चाहूँगा कि श्रीज भाई, मीडिया की पढ़ाई अभी आपको क्या लग रहा है कि कैसा है उस मीडिया की पढ़ाई? व्हेन वी टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल पढ़ाई कैसे है? थैंक यू प्रदीप जी. बेसिकली अगर हम मीडिया की पढ़ाई को देखें इन जनरल पूरे भारत की अगर बात करें तो वो कई अलग अलग लेयर्स में काम कर रही है. 15 लाख रुपए साल की फ़ी लेने वाले मीडिया इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और 40,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ी लेने वाले भी हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर 2,000-5,000 की फ़ीस में भी पढ़ाई होती है. सो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके अलग अलग लेयर हैं. जहाँ तक एजुकेशन लेवल का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ी है. गुजरात में तो अब तक नहीं था, अभी हमसे ही शुरुआत हुई उसकी. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले से काफ़ी पॉपुलर रहे, और इसी वजह से शायद मीडिया को भी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही लेने की आदत पड़ी हुई. अभी भी जो ऐड आते हैं उसमें भी या इंक्वायरीज आती है उसमें कहा जाता है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं तो भेज दीजिए, इंटर्नशिप है या जो भी है. एजुकेशन लेवल की बात करें तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्टूडेंट्स जो सोच समझ कर आते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो ग्लैमर से आकर्षित होकर आते हैं. ज़्यादातर बच्चे इनफैक्ट उनके दिमाग में कुछ अलग बातें चलती रहती है. उनको लगता है कि ये मीडिया की पढ़ाई कर लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे मीडिया में, टेलीविज़न पर हमारा चेहरा दिखेगा, हम हाथ में माइक पकड़कर किसी को भी सवाल पूछ सकेंगे. वो सब ठीक है, पर उसके पीछे जो मेहनत है शायद उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है. पर इसमें एक आयाम और भी है. बच्चे सिर्फ स्किल्स की ओर ज़्यादा देखते हैं. उनको एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, उनको फ़ोटोशॉप सीखना अच्छा लगता है, उनको कैमरा चलाना अच्छा लगता है. ये सब चीज़ें जब वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पर ये सही नहीं है. बैलेंसिंग होना चाहिए नॉलेज और स्किल्स दोनों का. आपने इंटेलेक्ट की बात की तो बेसिकली हम पढ़ाते भी हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं दे आर ओपिनियन मेकर्स, और जब हम अपने आप को ओपिनियन मेकर्स कहते हैं तो हमारा खुद का भी ओपिनियन होना चाहिए. और हमारा खुद का ओपिनियन तभी होगा जब हम कुछ जानकारी यहाँ डालेंगे. गुजराती में कहावत है ना, कुआं में होई तो हवाड़ा में आवे. तो कुएं में अगर कुछ नहीं होगा तो फिर बात आगे की छोड़ दीजिए. तो वो जो बैलेंस है, बैलेंसिंग एक्ट जो है बहुत ज़रूरी है. और पीजी लेवल पर तो खैर वो हो जाता है क्योंकि बच्चे ग्रेजुएशन करके आए हुए होते हैं. जर्नलिज्म कोर्स की एक बड़ी ब्यूटी है जो मैंने अभी और किसी कोर्स में नहीं देखी, पीजी कोर्स में, कि आप किसी भी विधा में पढ़ के आइए, आप जर्नलिज्म में पीजी कर सकते हैं. मेरे यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं, मेडिकल के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि उनको पीजी करना है जर्नलिज्म में या मास कॉम में. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है. पर हालांकि अभी यूजी प्रोग्राम शुरू हुए हैं तो यूजी एक लेवल में पढ़ के वो अभी पीजी में आएंगे.
पर ये इंटेलेक्चुअल बैलेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे यहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो मैं खास कहना चाहूँगा, या जो अभी आना चाहते हैं उनके लिए, कि सिर्फ स्किल्स जो हैं उससे काम नहीं बनता है। स्किल्स तो आपको कहीं पर भी कोई भी सिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके टीचर्स जो आपको नॉलेज देंगे और आपका खुद का एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। आप यूजी प्रोग्राम में हैं तो 3 साल के बाद आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपका अपना खुद का एक लेवल बढ़ा है, और आपने पीजी किया है तो आपको भी ये ध्यान में आना चाहिए कि अब आप कुछ अलग सोच रहे हैं। मुझे लगता है टू बिगिन विथ इस प्रकार की कुछ व्यवस्था ज़्यादातर है। थैंक यू श्री सर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो सोनल मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपका टेक इस पर क्या है, जो मैंने श्री सर से पूछा था, और साथ में मैं चाहूँगा कि आप उसको एक स्टेप और आगे ले जाएं અને અમને કહો કે આ જે ટીચર્સ છે આર દે પ્રિપેર્ડ, હાઉ આર દે પ્રિપેર્ડ, હાઉ મચ આર દે પ્રિપેર્ડ, એની વિશે પણ તમે એક તો આનંદની વાત છે કે આ પેનલમાં ઘણી બધી બહેનો મીડિયા એજ્યુકેશનમાં છે, જેમાંથી હું એમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા અહીંયા છું. સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત એ છે કે વર્ષો સુધી જ્યારે ખાસ કરીને આઝાદી પછીથી એવું માનવામાં આવતું હતું કે જર્નલિસ્ટ આર બોર્ન, પત્રકારો જન્મજાત હોય છે, એમને કોઈ તાલીમની જરૂર નથી હોતી. અને આવું જ સોશિયલ વર્કર માટે પણ હતું કે ભાઈ હૈયામાં જો તમને ભાવના હોય તો તમે સોશિયલ વર્ક કરી શકો. પણ ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ જેવી સંસ્થાઓ આવીને એણે કહ્યું કે આના માટે એક ટ્રેન હ્યુમનની જરૂર પડે. યુ નીડ ધ સ્કિલફુલ પીપલ ફોર ધ સોશિયલ વર્ક. આવી જ એક સમજણ એ જર્નલિઝમ માટે પણ આવી કે ભાઈ તમને ટ્રેન લોકો જોઈએ, કારણ કે હવે માત્ર મિશન નથી, પ્રોફેશન છે, અને એ પ્રોફેશનમાં ટ્રેન હ્યુમનની જરૂર છે ને. એ રીતે જો હિસ્ટોરિકલ ઓવરવ્યૂ કરીએ તો, અને એટલા જ માટે દેશભરમાં તમે જો ટ્રેન્ડ વાઇઝ જોશો તો મોટાભાગના ભાષાના શિક્ષણના લોકો જે છે એમણે મીડિયા એજ્યુકેશનથી શરૂ કર્યું છે. હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તમે એના રૂટ કોઝમાં જશો તો પહેલું જે વેવ તમે કહો એકેડેમિકલી શિક્ષકોનું પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંય લેંગ્વેજીસ સાથે જોડાયેલું હતું. પછી એક સમજણ ઊભી થઈ કે મીડિયા એજ્યુકેશન ઇઝ મોર ઓફ અ સબ્જેક્ટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ. કારણ કે તમને બજાર એટલે ખબર હોવી જોઈએ, સોસાયટી એટલે ખબર હોવી જોઈએ, પોલિટિકલ સાયન્સ અને પોલિટિક્સ વચ્ચેની ભેદની ખબર હોવી જોઈએ. ઇટ્સ નોટ મિયરલી ધ લેંગ્વેજ. અને એટલા જ માટે અખબારોમાં પણ જે પહેલાં સાહિત્ય આવતું હતું એની સિવાયની બહુ બધી કોલમો શરૂ થઈ. એટલે જે રીતે અખબારો અથવા મીડિયા જગત બદલાયું છે એમ મીડિયા એજ્યુકેશન પણ બદલાયું છે. બહુ જ મોટી જે શરૂઆત થઈ, જેમાંથી CDCમાંથી ઘણા બધા લોકો નીકળ્યા, તો વિક્રમ સારાભાઈએ કહ્યું હતું કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જે છે એ ગ્રાસરૂટ ડેવલપમેન્ટમાં થવો જોઈએ. તો ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં બેઝિકલી એની શરૂઆત તો વોઇસ ઓફ અ વોઇસલેસ માટે થયેલી. એમાંથી કેટલા લોકો એમાં છે એ પાછો એક સ્ટડી અમે કરાવ્યો છે, પણ મૂળ વાત આ છે. એટલે મુદ્દો જે છે કે પરિવર્તન જે છે, હું એવું માનું છું કે શિક્ષકની સજ્જતામાં કાશીકરભાઈએ સરસ વાત કરી કે આ એક પોતે એક ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી સબ્જેક્ટ છે, અને એટલા માટે મીડિયા એજ્યુકેશનમાં ઘણા બધા ઇનોવેટિવ પ્રયોગો કરી શકાય એમ છે. એક ગેપ ચોક્કસ છે. હું હંમેશા કહું છું કે હું એવા કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓને ઓળખું છું કે સાહેબ એમકોમ થઈને એને ચેક અને ડ્રાફ્ટની ખબર ના હોય. હમણાં એક બેન PhD થઈને આવ્યા, મેં એને કહ્યું લિટરેચરમાં કે બાયોગ્રાફી અને ઓટોબાયોગ્રાફી વચ્ચે ફેર શું એને નહોતી ખબર. પણ મીડિયા એજ્યુકેશનની વાત આવે ને એટલે બધાને એના રિલેવન્સના બહુ મોટા સવાલો થાય છે. અને આ એક ટ્રેન્ડ બની ગયું છે કે કોઈ પણ સોસાયટીનું ગેધરિંગ થાય ને એટલે લોકો મીડિયાને બ્લેમ કરે, અને પત્રકારો 10 લોકો ભેગા થાય ને એટલે મીડિયા એજ્યુકેશન કરે. આ ટ્રેન્ડનું કારણ જે છે એ છે કે આ એક પ્રોફેશનલ કોર્સ છે, અને આ એક પ્રોફેશનલ કોર્સનો અર્થ એવો થાય છે કે હાઉ વી કેન મિનિમાઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ન્યૂઝ રૂમ ટુ ક્લાસરૂમ અથવા બિટવીન મીડિયા રૂમ ટુ ક્લાસરૂમ. અને તમે જેમ વાત કરી કે એની બેસન્ડે 1920માં શરૂ કર્યું હતું, અને 2020માં જે મૃણાલ ચેટર્જીનો આર્ટિકલ છે જેમાં એણે 900 જેટલા એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ યુનિવર્સિટી ગણાવી. ઇટ મીન્સ કે રિક્વાયરમેન્ટ તો છે. હવે સવાલ એ છે કે મને એવું લાગે છે કે જો શિક્ષક જે છે એ પ્રોએક્ટિવ વધારે હોવા જોઈએ બીજા બધા કરતાં, કારણ કે આ રેપિડલી બદલાતી ઇન્ડસ્ટ્રી છે. એટલે એક ઓપનનેસ નોટ મેરલી ફોર ધ ટેકનોલોજીકલ થિંગ્સ, પણ કોઈ પણ નવી વસ્તુને સ્વીકારવાની તૈયાર. કારણ કે હવે મીડિયા એ પોતે જ કોર્પોરેટ છે. તમે
ગાંધીનું પત્રકારત્વ ભણાવો, પણ આજે બદલાયું છે તો તમારે પછી એને આ રીતે ટ્રીટ કરવું જોઈએ. તો મને એવું લાગે છે કે આને ડિસ્ટન્સને મિનિમાઇઝ કરી શકાય, ઝીરો ના કરી શકાય, અને આ મિનિમાઇઝ કરવા માટે અધ્યાપકોની અને શિક્ષણની એક ઓપનનેસ જે છે, માઇન ઇઝ ગુડ નહીં પણ ગુડ ઇઝ માઇન, આ સ્પિરિટથી જ કરિક્યુલમ ડિઝાઇન થવા જોઈએ. ને આ જ કરિક્યુલમ ડિઝાઇન આ રીતે થાય તો જ પ્રોફેશન અને ક્લાસરૂમ વચ્ચેનું અંતર ઘટાડી શકો, જે કોઈ પણ એક પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન રોલ છે એવું મને લાગે છે. थैंक यू सोनल बेन. मैं आप लोगों को बताऊं आपकी बात को ही आगे ले जाकर कि जो करिकुला बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में आमा बहुत सारी बात ये थाय छे कि these curricula are not formed by the academicians themselves now. Gone are the days કે શિક્ષકો એક જગ્યાએ એકઠા થયા અને કરિક્યુલમ આ બનાવવાનું છે ને આ બનાવવાનું છે. they have decided and that's what they are doing because they thought that we know everything. હવે જે આ ન્યૂ એડ્યુકેશન પોલિસીની વાત થતી હતી in the previous session has made it very clear that these curricula have to be outcome based curricula, not just output based curricula. Grade મળે છોકરા છોકરીઓને પણ they should have some outcome, they should have some skills, they should come out with something tangible, some capstone લઈને બહાર આવે. So all these universities including आपकी university, आपकी institute, my university and other universities, I can tell you they are all involving professionals from the industry to prepare the curricula. Now देवेंद्र सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक लोग कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, उनको इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए, और तैयार होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं. काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जो कभी जर्नलिज्म स्कूल में गए नहीं या मीडिया स्कूल में गए नहीं एंड फिर भी जर्नलिज्म में आते हैं, और ऐसी काफ़ी संख्या काफ़ी है. लेकिन जो बच्चे जर्नलिज्म पढ़ के आपके पास आ रहे हैं, आपकी संस्था में काम करने के इच्छुक हैं और जिनको आप ले भी लेते हैं कुछ लोगों को उनमें से, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज? थोड़ी देर पहले भाग्येश भाई ने बोला था कि गुजराती माँ है और हिंदी मौसी, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं आपकी मौसी का बेटा हूँ. और आपने जो सवाल किया कि जो बच्चे आते हैं हमारे पास, हम जब उनको अपॉइंट करते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे अनोखी कौम होती है पत्रकार, जो सुबह से लेकर रात तक ताने सुनती है, डांट सुनती है, गालियाँ सुनती है, सुकून से सोते भी नहीं है. जब सुबह होता है फिर फीडबैक की गालियाँ आती है कि अच्छा कर दिया या आपने खराब कर दिया. ये हमारी दिनचर्या होती है, पहली चीज. दूसरी, हमारी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं होती. हमारे बेटे का बर्थडे है या हमारे फ्रेंड के यहाँ पर कोई फंक्शन है और हम उनके फंक्शन में गए और अचानक से फ़ोन आ गया कि साहब बड़ी घटना हो गई है, आप आइए, तो हम चले जाते हैं. हमारे लिए कोई शनिवार रविवार नहीं होता. तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक संवेदना की नज़र से आप मुझे देखें, है ना. तो एक सुनने में आता है कि पत्रकार मतलब झांकी है इनके पास, इनको पुलिस वाले नहीं रोकते हैं, इनको मंत्री सलाम करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो केवल इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि यार पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इनको कौन कितना परेशान करेगा. तो एक आम बोलचाल में हमारे कहा भी जाता है कि मरने के बाद हम लोग तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति या तो स्वर्ग एक बार भोगेगा या नरक भोगेगा. तो नरक तो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं अभी, इसलिए हम पत्रकार हैं. क्या होता है साहब, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मौसम कैसा रहेगा, सरकार किसकी बनेगी, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जीडीपी क्यों बढ़ रही है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इसके जवाब लोग पत्रकारों से पूछते थे. तब लोग पूछा करते थे कि यार आप किस अखबार के पत्रकार हैं, किस चैनल के पत्रकार हैं. अब दौर बदल गया है. काशीकर जी मेरे पास में बैठे हैं तो मैं खुल के कहना चाहता हूँ, अब लोग पूछते हैं आप किस पार्टी के पत्रकार हैं. और वो इसलिए, जो मेरे इन शब्दों में आपको जर्नलिज्म के प्रति चैलेंज नजर आएगा,
पत्रकार के प्रति चैलेंज नजर आएगा और एक दया का भाव भी नजर आएगा और गुस्सा भी नजर आएगा। चारों चीजें आपको मिलेंगी। वो ये कि आज मैं अगर अहमदाबाद की बात करूंगा तो अहमदाबाद की आबादी कितनी होगी? 80 लाख, 90 लाख। वो जब मैं किसी से पूछता हूं कि अहमदाबाद में पत्रकार कितने होंगे, कोई बता सकता है अहमदाबाद में कुल कितने पत्रकार होंगे? छोटे बड़े मोटे पतले मिला के सब 80 लाख। हर वो व्यक्ति जिसके पास में मोबाइल है वो आज पत्रकार है। कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई चीज हो गई, आपने कोई खबर डाली, वो 2 मिनट के अंदर बता देगा कि भैया आप बायस्ड हो, आप बिके हुए हो, आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त हो, कौन हो, सब 2 मिनट के अंदर बता देगा। जिस खबर पे हमने 10 घंटे मेहनत करी है, हमने हमारे परिवार वालों के फोन नहीं उठाए, हमने खाना तक नहीं खाया जिस खबर के लिए, वो जिसपे पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके लेकर आया, वो 10 मिनट के अंदर बता देता तुम तो बिकाऊ हो। ये हमारी दिनचर्या होती है। यूनिवर्सिटी से जब पत्रकार आते हैं या कहीं से जब बच्चे सीख के आते हैं और वो जब जॉब के लिए आते हैं मेरे पास, जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं 3 चीजें उनमें देखता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए हो? कार्ड के लिए। आजकल नए नए बच्चों को कार्ड का बड़ा शौक होता है कि यार पत्रकार का कार्ड मिल जाए। आप कार्ड के लिए आए हो, आप ग्लैमर के लिए आए हो, या आप सैलरी के लिए आए हो? क्योंकि तीनों चीजें यहां पर नहीं है। कार्ड का कोई महत्व रह गया नहीं है। वो कांस्टेबल सड़क पे खड़ा था, जब कार्ड देते ना उठा के साइड में फेंक देता है, बोले बहुत देखे पत्रकार। ग्लैमर कुछ बचा नहीं है, चेहरे मुरझाए हुए। जब मैं भास्कर के अंदर आया था, मेरे को अभी 1 जनवरी को 24 साल पूरे हो जाएंगे, 25वां साल लगेगा। मेरे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे उस समय, अब आधे बाल ऊपर के गायब हो गए, नीचे के सफेद हो गए, तो ग्लैमर तो कुछ है नहीं इसके अंदर। सैलरी ढंग की मिलती नहीं है, ये सभी की शिकायत होती है, कितनी शिकायत कर लो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आए क्यों हैं यहाँ पर? तो बोले साहब मेरी एक इच्छा थी, या मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, या मैं समाज में कुछ बदलाव लाना। सब झूठ बोलते हैं वो। जितने भी बच्चे आते हैं, मैं मेरे पास में बैठी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% जो बच्चे आते हैं वो झूठ बोलते हैं मेरे को। साहब मैं तो बचपन से पत्रकार बनना चाहता था। तो अखबार कौन सा पढ़ते हो? तो वो अगर मुझसे मिलने आए तो बोलेंगे दिव्य भास्कर पढ़ते हैं सर। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आज दिव्य भास्कर में आपने कौन सी खबर पढ़ी? नहीं, इतने ध्यान से नहीं पढ़ा। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि फिर वो मुझे बताते हैं कि साहब मैंने ये स्टोरी करी है, या तो मैं उनसे बोलता हूँ यार ये सब चीजें मुझे मत बताओ, आपने क्या किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो हो चुका ना यार। दोबारा वो खबर मैं करने नहीं दूंगा आपको, दोबारा वैसा हेडलाइन में बनाने नहीं दूंगा आपको। तो जो अब तक किया वो मुझे मत बताइए, अब आगे क्या करना है अपन उस पर बात करते हैं। तो मैं इन्हीं पैरामीटर से उनको परखता हूं कि आप में पैशन कितना है। कि जर्नलिज्म को अगर मैं सिंगल वर्ड में अगर इसको मैं बताना चाहूं तो जर्नलिज्म यानी पैशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर ने भले ही दुनिया का महान क्रिकेटर बना दिया हो, लेकिन वो क्रिकेटर तब बने जब उनके अंदर क्रिकेट खेलने का पैशन था। अब्दुल कलाम साहब दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट बने हैं, वो तब बने जब उनके अंदर वो पैशन था। अगर किसी पत्रकार में पैशन नहीं है और वो केवल एक नौकरी के लिए, एक सैलरी के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, वहां से कोर्स पूरा करता है और वो सोचता है कि मैं महान पत्रकार बन जाऊंगा, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को धोखा देता है। तो मैं ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ मुझे आपकी डिग्री से मतलब नहीं, मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि आप कितना समय देते हैं। हम तो आओ खबरों पे बात करते हैं कि यार एक घटना हो गई, इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कोई कोर्स नहीं किया, मैं जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया मैंने, और न मैं कभी किसी ऐसे इवेंट में जाता भी, न मेरा कोई पत्रकारिता में कोई गुरु रहा है। मैंने तो सीखा है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने क्रिटिक से, इनसे सीखा है बस। मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं श्रेयांश भाई को फोन लगाता हूँ। जब मैं भोपाल में था तो हमारे जो कंप्यूटर हुआ करते थे मैं उनसे बात करता था। जो मेरे कंप्यूटर अखबारों में काम करने वाले साथी हैं मैं उनसे बात करता था, क्योंकि जो आपका विरोधी है वही सही राय देगा आपको। मैं अपने अखबार के लेकर अगर मैंने कोई हेडलाइन दिया, कोई खबर दी मैंने, तो मैं अपने साथियों से कभी फीडबैक नहीं लेता हूँ।
क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करता हूं कि जैसे अगर मैंने अपने कुलीग से, अपने साथी से पूछा आपका अखबार कैसा लगा आपको, या मैंने हेडलाइन दी आपको कैसा लगा, तो आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देगा? मैं तो बॉस हूं ना, उसकी हिम्मत ही नहीं मेरे सामने कुछ बोलने की। तो वो मुझे ये बोला, नहीं साहब गजब का फीडबैक और बहुत महान हेडलाइन है ये तो, और रीडर उसको गालियां दे रहा है अखबार को। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं जो क्रिटिक्स होते हैं। तो मैं रोज का मेरा अपना एक नियम है कि मैं 3 से 5 लोग, 6 लोग ऐसे चुन रखे हैं मैंने जो भास्कर का अखबार को हाथ में लेना भी पसंद नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ आपको, और जब वो बोलते हैं कि नहीं साहब आज का आपका हेडलाइन बहुत अच्छा था, तब रियल में मुझे खुशी होती कि वाकई मेरा हेडलाइन अच्छा था। तो जब वो बच्चे आते हैं उसके लिए मेरे पास, तो मैं उनसे यही फीडबैक लेता हूँ। और जब वो मुझे बोलते हैं कि नहीं साहब आपकी वो जो खबर थी ना मुझे समझ में नहीं आई, वो गलत थी, उसका हेडलाइन ठीक नहीं था, फिर मैं उसको साइड में रख लेता हूँ। मुझे ये आदमी मेरे काम का, क्योंकि जो मेरे मुंह पर मेरे अखबार को अगर बोल सकता है ये गलत है, इसका मतलब उसके अंदर ईमानदारी, और मुझे वही बच्चे चाहिए। थैंक यू भटनागर साहब, आपने 2-3 बातें कह दी हम लोगों को। इंटीग्रिटी की बात करी, सत्य बोलने की हिम्मत रखने की बात करी, जो कि पत्रकारों में अक्सर कहते हैं कि वो ज़रूरी है, रहना चाहिए। और एक और बात करी पैशन की। वो जो बाकी जो पहला 2 क्वालिटीज़ की आपने बात करी, हम मौका टाइम नहीं है कि हम उतनी बात कर सके उसके ऊपर, समय रहा तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पैशन की आपने बात करी। और सोनल मैम आपने शुरुआत में कहा जो ये बिलीफ हुआ करता था, पोएट्स आर बॉर्न, म्यूजिशियंस आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। बट आपने बिल्कुल, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि लेखक जन्म नहीं लेता है, जन्म सब लोग लेते हैं, एक बराबर ही जन्म लेते हैं। दे आर मेड, दे ट्रेन देमसेल्व्स टू बिकम। तो अगर हम ट्रेन कर रहे हैं उनको वैसे क्वालिटी के जर्नलिस्ट के लिए, और ये जिस जर्नलिज्म के लिए नहीं, आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ मीडिया। फिल्म मेकिंग के लिए भी ये उतना ही महत्व रखता है, एडवर्टाइजिंग का कॉपी लिखने में भी उतना ही महत्व रखता है, और पब्लिक रिलेशंस जहाँ पर आपको मालूम है आपको एक कॉरपोरेट की कहानी बेचनी है। एक दुखियारी की कहानी बहुत आसानी से बिक जाती है अक्सर, बट एक कॉरपोरेट की कहानी बेचना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आपके पीछे, इसके पीछे एक एजेंडा है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे ट्रेन करेंगे? क्या किया जाए कि उनमें वो पैशन उभरे? क्या कर रहे हैं शिक्षक लोग, क्या कर सकते हैं इसके बारे में? શિક્ષણની જે 3 બાબતો છે જેની વાત યુનેસ્કોએ ટ્રેઝર વિધિનમાં કરી છે, નોલેજ, સ્કિલ અને એટીટ્યુડ, એમાં હું એવું માનું છું કે સ્કિલનો એંગલ જે છે ભણાવવા માટે મોટો હોય છે મીડિયામાં, કારણ કે આ એક પ્રોફેશનલ કોર્સ છે, પણ સૌથી મહત્ત્વનો જે એંગલ છે એટીટ્યુડ છે, કે જેમાંથી નોલેજ પણ એક્વાયર કરે છે અને જેમાંથી એ સ્કિલ પણ શીખે છે. અને એટલા જ માટે મને એવું લાગે છે કે નોટ મેનલી ધ મીડિયા એજ્યુકેશન બટ ઓલ એજ્યુકેશન યુ કેન મેક્સિમમ ડુ. ઇટ ઇઝ અ ફ્રૂટફુલ એફર્ટ ઓફ અ ટીચર કે જેમાં તમે એવું કહી શકો વી કેન ટીચ હાઉ ટુ ડુ. કારણ કે વિનયભાઈ કહેતા હતા કે ભાઈ અમે લોકો જ્યાં ભણ્યા CDCમાં એ મને સીધી રીતે કામ નહીં આપ્યું, પણ બીજી ઘણી બધી રીતે કામ આપ્યું, કારણ કે એમનામાં કવર. એટલે મને એવું લાગે છે કે આજે અમારે ત્યાંથી જે છોકરાઓ પાસ થઈને ગયા છે, જે આજે સરકારી ઓફિસોમાં છે કે PRO તરીકે કામ કરે છે, મીડિયા રિસર્ચ અને ટીચિંગમાં કામ કરે છે, તો મને એવું લાગે છે કે એનામાં એક લર્નિંગ એટીટ્યુડ હતું. હું તમને કહું કે લાડલી મીડિયા અવોર્ડનું મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું, તો રેબેકા અમારી સ્ટુડન્ટ જે છે એણે એનો લોગો તૈયાર કર્યો છે. તો અમે કંઈ એને ચિત્ર દોરીને નહોતું શીખવાડ્યું જ્યારે ભણતી હતી ત્યારે આમ લોગો દોરવાનો, અમે એને જેન્ડરના પર્સપેક્ટિવ શીખવાડ્યા હતા. એટલે ઓલ ઇન્ડિયા એડવર્ટાઇઝિંગ એસોસિએશન, જેમાં બધા મીડિયા પ્રોફેશનલ મુંબઈ દિલ્હીના આવે છે, આ બધાની વચ્ચે એનો લોગો કેમ પસંદ થયો? કારણ કે એના જેન્ડરના પર્સપેક્ટિવ બહુ ક્લિયર હતા. એટલે મને એવું લાગે છે કે કોન્ટેન્ટ વગર અને નોલેજ વગર તમે સ્કિલ લર્નિંગ પર ના જઈ શકો. આપણને એવું છે કે મને કેમેરા આવડી ગયો અને તમે, કારણ કે ભાષા એ જીવનમાંથી આવે છે અને વાંચનમાંથી આવે છે. મોટી બીજી ફરિયાદ મીડિયા પ્રોફેશનલની આ છે કે છોકરાઓને ભાષા નથી આવડતી. ભાષા ક્યાંથી આવડે? કાં વાંચનમાંથી આવે ને કાં અનુભવમાંથી આવડે. એટલે એનું અનુભવનું વિશ્વ વધારો અને એનું વાંચનનું વિશ્વ વધારો, તો સ્કિલ ઓટોમેટિક આવશે. એટલે એટીટ્યુડ લર્નિંગ ઉપર વધારે ભાર મને એવું લાગે છે આપવો જોઈએ. કેમેરા અને એડિટિંગ હું હંમેશા કહું છું કે ભાઈ એડિટિંગ અહીંયા થાય છે, પછી તમારા એડિટિંગ સેટઅપ પર થાય છે. હવે અહીંયા એડિટિંગ તમે ક્યારે કરી શકો? કારણ કે તમે ઘણું બધું ઇમેજિન કરી શકતા હો. તો
મને એવું લાગે છે કે શિક્ષણની જેમ આ પણ એક કોમ્બો પેક છે અને બાય એન્ડ લાર્જ આપણે માનીએ કે નહીં આ કોઈ ફિલોસોફિકલ વાત નથી પણ તમારે વાવતા રહેવું પડે. હું કહું છું કે ભાઈ ખેતર અને ખેડૂત અને શિક્ષક આ બંનેની ભૂમિકાઓ સરખી જ છે, વાવવાનું જ કામ કરે, પણ ખેતર શિક્ષકના ખેતરને સીમાડા નથી હોતા, ક્યાંક કશું ઉગી જાય છે. અને આ વાવવાની જે પ્રક્રિયા જે છે એમાં મને એવું લાગે છે કે એટીટ્યુડ લર્નિંગ માટેનો અને સ્કિલ લર્નિંગ માટેનો બંને બહુ જરૂરી છે. જેમાં સાહેબે કહ્યું એ ઇન્ટિગ્રિટી પણ બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે, કારણ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે એથિક્સ છે એ ભાવનાથી આવે છે, એવું નથી. એક્સટેન્શન કોઈ પણ એથિક્સ છે વ્યક્તિગત મૂલ્યોનું જ એક્સટેન્શન છે, રાઈટ. હું સારી વ્યક્તિ હો તો જ હું સારી ટીચર હું, અને એ ઇન્ટિગ્રિટી જે છે મને એવું લાગે છે એ પણ એક બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે ટીચિંગ, અને એ જે ટીચરમાં આવે તો જ પછી શિક્ષકમાં આવે. જે સાહેબે કહ્યું કે કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, એના જેવી વાત છે. थैंक यू वेरी मच. इंटीग्रिटी बहुत महत्व की बात है. इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ये हमारे जर्नलिज्म मीडिया के हर एक फील्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है. मैं सोचा था हमारे पास टाइम नहीं रहेगा इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन चूँकि बार बार उसका चर्चा हो रहा है, देवेंद्र सर आपने बताया, सोनल मैम आपने बताया, तो श्री सर मैं आपके पास जानना चाहूँगा. ये इंटीग्रिटी तो इंटरनल होता है, लेकिन वी ऑल्सो नो, ये भी एक हकीकत है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस हैं. तो आप अपने बच्चों को कैसे ये ट्रेन करते हैं कि वो अपना इंटरनल वैल्यूज़ को के साथ रहकर बाहर के फोर्सेस से कैसे वो लड़े? दो चीज़ें हैं. एक तो हमें खुद एक टीचर के नाते उनके सामने एक आदर्श खड़ा करना पड़ता है. कोशिश करते हैं, कितना कर पाते हैं नहीं पता, ये पहली हमारी जिम्मेवारी है. दूसरा, हम उनके आसपास एक ऐसा वातावरण, आजकल जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है, वो खड़ा करें कि जिसकी वजह से वो उन चीज़ों के संपर्क में आते रहें, चाहे वो पढ़ाई के तौर पे हो या किसी चर्चा के तौर पे हो, डिबेट के स्वरूप में हो, और वो कंटिन्यूसली उसके संपर्क में आते रहेंगे तो उनके अंदर वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर देती है. खास करके अगर यूजी प्रोग्राम के बच्चे हैं तो वो 3 साल तक रहते हैं, तो एटीपी में 4 साल रहेंगे, तो एक लंबा अरसा वो हमारे पास रहते हैं, तो हम उनको ठीक ठाक तराश सकते हैं. पीजी के बच्चे 2 साल के लिए रहते हैं, उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे रिसर्च वगैरह भी होता है, डिसर्टेशन करना होता है, पर उनका जो नॉलेज और स्किल सेट उन दोनों को भी हम ठीक ठाक जो है वो कर सकते हैं, अगर वो जर्नलिज्म बेस से नहीं आए हैं. तो मुझे लगता है ये इतना करने से भी चीज़ें काफ़ी. पर मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ. देखिए, जब हम मीडिया एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सीधे दौड़कर न्यूज़ रूम में घुस जाते हैं. सो मीडिया एजुकेशन अब न्यूज़ रूम से काफ़ी बाहर निकल चुका है, मेनस्ट्रीम न्यूज़ से भी काफ़ी बाहर निकल चुका है. अभी हम डिजिटल में, सिनेमा में, टेलीविज़न में, ओटीटी में, प्रिंट और न्यूज़ को छोड़कर इतनी सारी विधाएं अभी बन गई हैं कि जिसके ऊपर पढ़ाई करवाना भी अपने आप में चैलेंज बन गई. अब तो जर्नलिज्म जो है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी हो, वो एक छोटा सा हिस्सा हमारे मास मीडिया इंडस्ट्री का बन के रह गया. आप देखिए, जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं वो मीडिया इंडस्ट्री के नहीं आते, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो इन अ वे सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, और जब ये जुड़ी हुई हैं तो आपके यहाँ जो बच्चा आता है वो हर एक विद्यार्थी जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता. ये बात समझ लीजिए, उसको मीडिया में जाना है. हो सकता है वो शुरुआत में आए तब वो कहे कि मैं रेडियो में जाना चाहता हूँ, तो मुझे बाहर निकले तो प्रिंट में चला जाए, या वो सोच के आए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाऊँगा, वो बाहर निकले वो पीआर में चला जाए. जैसी उसकी स्किल है, जैसी उसकी सोच है, जैसे उसको आगे लेने मिलती है. तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ बच्चे न्यूज़ में ही जाना चाहेंगे ऐसा नहीं. इसके अलावा इतने जो एरिया वो भी कैटर करना पड़ता है, करते हैं, और बच्चे अकॉर्डिंगली बाहर निकलते हैं. जैसे ग्रुप सिस्टम है, तो प्रक्रिया में डिजिटल की अगर बात करें, डिजिटल में भी कितने सारे और सब ग्रुप्स, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि कोई रीडिंग में जाता है, कोई फिक्शन में जाता है, कोई नॉन फिक्शन में जाता है. ये सारी चीज़ें एक साथ कैटर करना मुश्किल है, पर ये हैं. और मेरे हिसाब से मीडिया एजुकेशन में आज सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप इन सभी चीज़ों को इस प्रकार से कैटर कर पाते हैं. आपके बच्चों के जो एस्पिरेशंस हैं वो कैसे
बहुत अच्छी बात करी। मैं इसके ऊपर जाना ही चाहता था क्योंकि हमें तक के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बातें करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूं, उस समय भटनागर साहब आपकी थोड़ी ज़्यादा इनपुट चाहिए होंगे हमें, आपके विचार हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे। लेकिन बिफोर वी टॉक दैट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पैशन तो आपने कहा बिल्कुल सही है। मैं अपने एग्जाम्पल दे दूँ। जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए मैं अपने एग्जाम्पल देना उचित है, चलो दे बात शुरू कर दिए तो बता दो। पहली नौकरी के लिए गया था तो मेरे सामने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया के सबसे बड़े स्टॉलवर्ट उस समय के और आज भी खुद रामोजी राव बैठे हुए थे। एंड ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू डू जर्नलिज्म, जैसा आप पूछते हैं लोग। यू आर फ्रॉम IIMC। जी हाँ, मैं आई कुड हैव गॉन टू IIMC बट इंस्टेड आई डिसाइडेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। तुम भाग तो नहीं जाओगे क्योंकि जो सैलरी वो मुझे देने वाले थे वो बताने लायक नहीं है आज। यंग लोग भाग जाएंगे वो सुनकर लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं IIMC छोड़ के आपके पास आ रहा। वो पैशन आपने बिल्कुल कहा। अपार्ट फ्रॉम दिस पैशन, क्विकली हमें बताइए क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पैशन, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू लुक फॉर? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे लेके इसको जाऊं तो आज से कुछ सालों पहले जो जर्नलिज्म होता था वो होता था लेग वर्किंग जर्नलिज्म। एक आपने देखा होगा टीवी चैनलों में, फिल्मों में कि गले में झोला, कुर्ता पजामा, साइकिल पे आदमी पत्रकार जा रहा है, घंटों जा रहा है, वहाँ से खबर लेकर आता है, लिखता है। वो लेग वर्किंग जर्नलिज्म होता था जो आज से 20 साल 25 साल पहले चलता था। वो दौर चला गया, फिर नया दौर आया नेटवर्किंग जर्नलिज्म। आदमी दिन भर अपने आराम से सोएगा, घर पे घूमेगा फिरेगा, यार दोस्तों के साथ में रहेगा, फिर वो ऑफिस आएगा, नेट चालू करेगा और खबरें ढूंढेगा, फिर उसको अपने हिसाब से थोड़ा एंगल देगा, वो सारी चीजें करेगा, वो खबर बना देता है। ये दौर अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। इसमें क्या है चैलेंज कि वो जो कंप्यूटर या वो इंटरनेट सिर्फ मेरे पास में नहीं है, वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास में भी है, जो दूसरा अखबार है उनके पास भी है, तीसरा जो चैनल है, चौथा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पांचवा टेलीविजन है, सबके पास में है। तो आप देखिए अखबारों में जो या चैनलों में या समाचार माध्यमों में लगभग 90% खबरें एक जैसी होती हैं। उसकी वजह यही है कि सारे वो नेटवर्किंग पे चल रहे हैं। जो चैलेंज है हमारे सामने वो यही है। और आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी ये कि अब जो नया जर्नलिज्म होगा वो होगा थिंकिंग बेस्ड जर्नलिज्म। वही आपको AI से भी आगे लेके जाएगा, वही आपको डिजिटल मीडिया से आगे लेके जाएगा, वही आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे लेके जाएगा, और वही एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आपको दुनिया से अलग करेगा। थिंकिंग बेस्ड जर्नलिज्म की कोई घटना अगर हुई है तो उस घटना के अंदर आप खुद कितना सोच पा रहे हैं, कितना अलग सोच पा रहे हैं, कितना यूनिक सोच पा रहे हैं, हेडलाइंस के लेवल पर, एंगल के लेवल पर, उसमें कोई ऐसा इनपुट लेकर आ रहे हैं, कोई विजुअल आइडिया लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वो सारी चीजें आपके दिमाग से निकल रही है, वो कहीं इंटरनेट पर या नहीं है या गूगल पर नहीं है, तो स्वाभाविक है कोई दूसरा अखबार या दूसरा माध्यम उसको कॉपी नहीं कर रहा। क्योंकि जो दिमाग मेरे पास में है वो आपके पास में नहीं है, जो आपके पास में वो मेरे पास में नहीं। तो अब जो जर्नलिज्म होगा पूरा वो होगा थिंकिंग बेस्ड जर्नलिज्म, कि हम कितनी चीजों को सोच पा रहे हैं, कितने यूनिक तरीके से सोच पा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज की तारीख में यूनिवर्सिटी में, जो जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, वहाँ सॉरी टू से मैम, बट वहाँ आज भी जो जर्नलिज्म सिखाया जा रहा है वो 15 साल पुराने फॉर्मेट में सिखाया जा रहा है कि 5WH। अरे भाग गए वो दुनिया, अब 5WH की दुनिया ही नहीं बची अभी। अब आपको आइडिएशन बताना पड़ेगा उनको। आइडिएशन का मतलब ये है कि एक घटना हुई है कि यार 3 राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट आए। अब एक तो बहुत ट्रेडिशनल तरीके का है कि यार वो हम टेली छाप दें, किसको कितनी सीटें मिली, कितने वोट परसेंट बढ़े, हम ये छाप दें कि कौन बड़े मार्जिन से जीता, कौन छोटे मार्जिन से जीता, हम उसमें ये छाप दें कि सबसे बड़ी जीत किसकी रही, सबसे बड़ी हार किसकी रही, ये छाप दें कि साहब मोदी जी ने 50 रैलियां करी, 49 सीटें जितवा दी उन्होंने, राहुल जी ने 50 रैलियां करी, उन्होंने एक भी सीटें नहीं जितवाई। मुझे लगता है ये वो बेसिक जर्नलिज्म है कि जिसकी तरफ से कम इंस्टीट्यूट को या कॉलेजेस को हट जाना चाहिए। यार ये नहीं पढ़ाना इनको, क्योंकि ये वो बेसिक है, उतना ही बेसिक है जितना हम जन्म लेने के बाद हमको कोई सिखाता नहीं कि इनको माँ बोलो। बच्चा सोता माँ बोलता अपनी माँ को, पिता को सोता पिता बोलता है, वो बेसिक है। उसके बजाय हमको ये बताना चाहिए कि इस तरह की जब खबरें होती है उसमें हमारी थिंकिंग क्या होना चाहिए, रीडर क्या जानना चाहता है, हम उसको क्या बता सकते हैं इसके अंदर,
जिससे उसका अखबार के प्रति, उस मीडिया के प्रति एक भरोसा खड़ा हो कि यार अखबार से मुझे वो नॉलेज मिलता है जिसका मैं यूज कर सकता हूं। नहीं तो अखबार क्या है आपके लिए, मतलब वो 16 पन्ने का अखबार, या आप आधा घंटे एंटरटेनमेंट चैनल लगा लो, ओटीटी लगा लो, या न्यूज चैनल लगा लो, सोशल मीडिया पे आप गपशप कर लो या खबरें देख लो, माध्यम लगभग सब एक जैसे ही हैं। अगर आपको उनसे कुछ मिल नहीं रहा है तो माफ करना, वो आपके लिए फिर किसी काम के नहीं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो डिजिटल हो। इसीलिए मैं अपने बच्चों को, जो मेरे साथ में मेरे साथी काम करते हैं, यहाँ पर कुछ बैठे भी हैं, मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, इसमें अलग क्या है, इसमें नया क्या है। तो कई बार मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि साहब हम कैसे तय कर लें कि यह नया हो गया या ये मेरा बेस्ट है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मुझे आपका अपना बेस्ट चाहिए। क्या आपने जो एक खबर बनाई है, जो हेडलाइन बनाया, ये आपका अपना बेस्ट है? बोलते सर ये तो कल मालूम पड़ेगा, आज कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैंने बिल्कुल। क्या आप इन चीज़ों को किसी से शेयर कर सकते हो या उनको बोल सकते हो कि ये हेडलाइन मैंने बनाया है? अगर आप ये करने की हिम्मत रखते हो तो वो आपका बेस्ट है। जिसमें आपने अपना 200% दिया है वही आपका बेस्ट है। अपने आप से पूछो ना, आपसे बेहतर रीडर कोई नहीं है। अगर ईमानदारी से आप पत्रकार बन के काम कीजिए, लेकिन सोचिए एक रीडर बनकर, एक पाठक बनकर, कि यार वो इस खबर में जानना क्या चाहता है। तो यही हमारे सामने एक मौका भी है, यही हमारे सामने एक चैलेंज भी है, हम जिसको जिस रूप में देख लें। धन्यवाद भटागर साहब एक बार फिर से। अब हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे, जिसकी आपने ऑलरेडी चर्चा शुरू कर दी है। अर्नस्ट एंड यंग (EY) की रिपोर्ट बोलती है 2022 में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसा कि आपने श्री सर ने कहा कि अब सिर्फ मीडिया की बात नहीं होती, इट्स ऑलवेज M&E, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात लगातार होती है। 2022 में इट ग्रू बाय कंपाउंड CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इज नियरली 20%। इट वॉज 35,000 करोड़ रुपीज़ का इंडस्ट्री था 2022 में। लेकिन ये समझ में आता है 20% विकास क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लो बेस जो 2 साल कोरोना के कारण हुआ था। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि एट 10 to 12% इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड द CAGR अगेन इज लाइकली टू बी अराउंड 20%। एंड होल्ड ऑन, trust me, this figure is from that report. By 2030 it is going to be 8.5 lakh crore की इंडस्ट्री होने वाली है ये। There is no reason to disbelieve it, because पिछले 20 साल से ये रिपोर्ट्स चलते आ रहे हैं। हर साल ये रिपोर्ट्स whatever their project has proved to be correct, because Indian M&E इंडस्ट्री, एक तो इंडस्ट्री ग्लोबल इंडस्ट्री से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। विद इन इंडियन इंडस्ट्री M&E industry is growing faster than the rest of the industry. तो मौका है खर्च करने के लिए आपके पास 8.5 लाख करोड़ रुपए। वो कौन खर्च करेगा या करेगी? Some people sitting here. तो ये जो और इससे जॉब्स कितने क्रिएट होने वाले? अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम दैट फिगर ओनली, नियरली 2.7 लाख to 3 lakh न्यू जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड एवरी ईयर अंटिल 2030। जस्ट जैसा, ठीक वैसे ही जैसे कि IT इंडस्ट्री के बूम के समय हुआ था। IT के बाद सबसे बड़ा बूम यही इंडस्ट्री में होने वाला है, फॉर द सिंपल रीजन ये इंडस्ट्री भी अब इंडस्ट्री नहीं रहा जो आप लोगों ने चर्चा करी उसकी। इट्स ऑल टेक्नोलॉजी, TMT, टेलीकॉम, मीडिया, टेक्नोलॉजी, TMT, कन्वर्जेंस जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सोनल मैम क्विकली बताएंगे, क्योंकि हमें दर्शकों से, श्रोताओं से भी कुछ प्रश्न लेने हैं। क्विकली बताएं, आर द यूनिवर्सिटीज इक्विप्ड टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर दिस न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर कि OTT है, VFX है, AI है, क्या क्या नहीं है? See, first of all, we already started giving specialization in these 3 areas. કારણ કે જે લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું છે, એમાં ઓલ કાઇન્ડ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ, ફિલ્મ છે, RJing છે, વિડીયો મેકિંગ છે. બીજી મહત્ત્વની વાત જે છે ન્યૂઝ, એમાં ખાસ કરીને જર્નલિઝમમાં ઓલ કાઇન્ડ ઓફ જર્નલિઝમ અને એડવર્ટિઝમેન્ટ્સ અને PR. પણ છેલ્લા કેટલા બધા વખતથી બહુ એક મોટો જુદો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે. એવો ટ્રેન્ડ છે મીડિયા એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. દે હેવ ધેર ઓન પ્રોડક્શન હાઉસીસ. અમારા કેટલા બધા છોકરાઓ યુટ્યુબના વિડીયો બનાવીને કમાય છે, અને એમને પકડાઈ ગયું છે કે ઓડિયન્સને શું જોઈએ છે. એટલે એ લોકો જોબ હવે આપી શકે એવાય કેટલાક મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા છે.
તો એક એન્ટરપ્રેન્યોરશિપનું બીજું રિસર્ચનું બહુ રિક્વાયરમેન્ટ છે અને આ એઆઈને લોકો ચેલેન્જ તરીકે જુએ છે, પણ હું એવું માનું છું જેની માટે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, એક સરસ અનુવાદ કર્યો, કૃત્રિમ બુદ્ધિ વડીલે. તો કૃત્રિમ બુદ્ધિ જે તમને ટેકનોલોજી આપવાની છે એનો ઉપયોગ કરી શકે એવી કુદરતી બુદ્ધિ તો તમારે ડેવલપ યુનિવર્સિટીઓમાં કરવી પડશે ને, તો જ આ કૃત્રિમ બુદ્ધિનો અર્થ છે. તો આ કુદરતી બુદ્ધિનો વિકાસ કરવા માટે તમે નવા નવા પર્સપેક્ટિવથી વિચારવાનું એમને શીખો. જેમ કે અમે 15 દિવસ ગામડામાં મોકલીએ. હવે કોઈને એમ થાય કે 15 દિવસ મીડિયા એજ્યુકેશનમાં છોકરાઓને એવું થાય કે અમારા દાતા તાલુકામાં શું કામ જવાનું. અમને ખબર તો પડે કે 15% ગુજરાતની આદિવાસીની વસ્તી છે. તમે જ્યારે ગુજરાતમાં બોલો છો, અહીંયા સપના છે, મેં એને વૃક્ષોના ઇતિહાસ પર કામ કરાવ્યું હતું, અમદાવાદ શહેરના વૃક્ષોના ઇતિહાસ પર. તો એ પર્સપેક્ટિવ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ, મને એવું લાગે છે કે ઇનોવેટિવ પ્રેક્ટિસીસની સૌથી વધારે કદાચ સ્કોપ એ મીડિયા એજ્યુકેશનમાં છે. અને અગેન હું એઆઈને એટલા માટે ચેલેન્જ તરીકે નહોતી જોતી કે આ કૃત્રિમ બુદ્ધિનો કુદરતી રીતે માણસ કુદરતી બુદ્ધિથી ઉપયોગ કરે એના માટે ઉચ્ચ શિક્ષણે બદલાવવું પડે, અને એની માટે અમે તૈયાર છીએ કે અમે બદલાઈશું. She's very quick answers before we go to the audience. Yes. देवेंद्र सर, क्विकली आप बताएं, इंडस्ट्री कैसे मीडिया एजुकेशन को सपोर्ट कर सकती है? सपोर्ट का तो सर उसमें ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा मैं, पर अखबार हो या दूसरा जो चैनल जो सर ने बताया कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बन गए मीडिया की अगर बात करें, तो जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अभी वो पूरा डिस्कनेक्ट है. मतलब अगर मैं किसी एक इंस्टीट्यूट की बात करूँ, जैसे मुझे अभी सूरत के लिए और भरूच के लिए कुछ बच्चे चाहिए थे, तो मैंने अलग अलग जगह मैंने बात करी, तो 90% बच्चों का कहना था कि साहब हमको तो टीवी में जाना है, या नहीं हमको तो हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे. तो मैं उनसे यही पूछता हूँ बार बार कि फिर इसमें आप आए क्यों इस प्रोफेशन के अंदर? अगर आपके दिमाग में पूरा क्लियर है, आपको जर्नलिज्म करना है, तो बोले जर्नलिज्म नहीं करना हमको तो एक कोर्स, हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए. तो सबसे पहले तो वो सर्टिफिकेट वाली जो धारणा है उससे बाहर लाना पड़ेगा. दूसरा, जो भी इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, आपको जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनके साथ में आपको मिल के साथ बच्चों को तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि जो हमेशा एक साइंस काम करता है डिमांड एंड सप्लाई वाला, कि आप जो हीरे तैयार कर रहे हैं, अगर वो हीरे मार्केट में सही जगह जा नहीं रहे हैं, तो आपकी भी मेहनत खराब जा रही है और वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं. तो ये मेरी एक हमेशा से रहा है कि हम चाहे डिजिटल का हो या रेडियो का हो या टीवी मीडिया का हो, किसी भी फील्ड का हो, हमको लगातार उनके साथ टच में होना चाहिए. मैं लगातार ऐसे बच्चों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी जो जर्नलिज्म के स्कूल्स वगैरह में वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, केवल इस उद्देश्य के साथ में कि कई तरह की नई चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिलती हैं. और मैं उनको इनवाइट भी करता हूँ कि एक बार आप आइए और बात करते हैं अपन इसके ऊपर, ताकि हो सकता है एक दायरे में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा अपना जो ब्रेन है वो सीमित हो गया है कि ये अपुनिश भगवान टाइप का होता है. 20-25 साल किसी जगह आप लीडरशिप में काम करो तो आपको ये भ्रम हो जाता है
तो वो बच्चे मेरा कई बार भ्रम भी दूर करते हैं, तो वो मैं उनसे वो सीखने की कोशिश करता हूँ कि साहब आपने जो किया ये गलत है या ऐसा नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए। तो मैम से भी 2-3 बार मेरी फ़ोन पे बात हुई है, बट फिजिकली हम अभी फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उन बच्चों से मिलूं, उनसे समझूं, या जब हम कोई नए बच्चे कोर्सेज तैयार कर रहे हैं तो एक बार हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या हम कोई टाई अप कर सकते हैं कि हम उनको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हम उनको अपने पास लाएं, उनसे काम करवाएं जो उनकी रुचि है। हम ये नहीं बोल रहे कि साहब जिसको टीवी में जाना है हम उनसे प्रिंट करवाएं। हमारे पास तो तीनों माध्यम तैयार है, हमारे पास टीवी भी तैयार है, हमारे पास डिजिटल भी तैयार है और हमारे पास प्रिंट भी तैयार है। तो शायद हम वो पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र दुनिया में पत्रकारिता की वो कौम बची है जो बहुत तेजी से लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल सर। तो ये इंडस्ट्री और एकेडमी का जो कनेक्ट है, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। हमेशा तालमेल बना रहना चाहिए, संवाद होता रहना चाहिए। इंडस्ट्री के लोग आए यूनिवर्सिटी में पढ़ाने। अच्छी बात यह है कि अब यूजीसी ने भी ये कह दिया है कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बात लें, आपके पास डिग्री नहीं है, पूरे अनुभव में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू मे बी टीचिंग अ प्रोफेसर बट यू कैन नॉट टीच अ स्टूडेंट एज अ प्रोफेसर। एक लाइन बस केवल आपको रोक के बोलना चाहता हूँ कि हम उस संस्कृति को में रहते हैं, जीते हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। सबसे अच्छी जो लर्निंग लाइफ में मिलती है वो सीख कर मिलती है, पढ़कर नहीं मिल सकती। तो अच्छी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी के लोग भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। दे विल ऑल्सो बी देयर, दे विल बी टीचिंग, and especially courses like ours, mass communication courses, or any professional courses which are aimed primarily towards getting a job, getting imparting some skills and getting a job. तो इसमें अच्छी बात ये होने वाली है और कई जगह तो शुरू भी हो चुका है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया है और सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये बात शुरू हो रहा है। तो एक अच्छा खासा 50 मिनट का हम लोगों ने चर्चा करा है। आई एम श्योर आप लोगों के पास प्रश्न होंगे और आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। કે જો કે કોને જોડે તમે પ્રશ્ન પૂછવા માંગો છો, so that that person can પ્રશ્ન પૂછજો। ઓપિનિયન્સની ભરમાર છે દુનિયામાં। Yeah, so we'll begin with you sir, then he has raised his hand, so we'll come to you sir in a minute. આટલા બધા જે ન્યૂઝ ડિસેમિનેશનની પ્લેટફોર્મ્સ ઊભા થયા છે, તો હવે બ્રેકિંગ ન્યૂઝની જે થ્રિલ્સ રહેશે કે નહીં? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આ લુટિયન્સ મીડિયાનું કંઈક કોઈ કન્સેપ્ટ એક જમાનામાં એવું હતું કે પત્રકારો સરકાર પાડી દેતા હતા, સરકાર બનાવતા હતા, એ હવે રહેશે કે નહીં? અને ત્રીજો એક સોશિયલ મીડિયા પર મેં એક નાનકડું એક કોઈએ ફોરવર્ડ કરેલી પોસ્ટ, એ પોસ્ટ એવું હતું કે આજે બલુચિસ્તાનમાં જે ભારત કંઈક ઇન્ટરવીન કરી રહ્યું છે બલુચોને, જે રીતે પાકિસ્તાન કાશ્મીરમાં કરી રહ્યું છે, તો કોઈએ એ પોસ્ટ એવી રીતે ક્રિએટ કરી હતી, એમાં સેન્ટેન્સ એવું લખ્યું હતું, કશ્મીર તો સંભલ નહીં रहा है, બલુચિસ્તાન में टांग अड़ाने जा रहा है, આપણા પીએમ માટે। તો કાશ્મીર તો કોઈ પીએમની કોઈ બાપ દાદાની કરિયાણાની દુકાન નહીં, તો એને સંભાળવાની છે। દુશ્મનના 9 પોઈન્ટ પર આપણે વાર કરવો પડે, તો નેશનલિઝમ ક્રિએટ કરવા માટે ભવિષ્યમાં આ મીડિયાનો શું રોલ રહેશે? You never told us whom you are asking this question. ચેતન જાની, मतलब एनी कैन। Sir, go ahead please sir. आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। आपने ये जो बलूचिस्तान और कश्मीर को लेके आपने कहाँ पढ़ा? सोशल मीडिया पे। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जर्नलिज्म का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि 90% जो मैंने थोड़ी देर पहले, शायद आप उस समय मौजूद नहीं थे, 10 में जो थोड़ी देर पहले मैंने यही बताने की कोशिश की कि अहमदाबाद की अगर बात करूँ, 80 लाख की पॉपुलेशन में 80 लाख पत्रकार हैं। वो आपको सिर्फ झूठ दे रहा है। नहीं, आप बोल लीजिएगा सर, कभी पत्रकारों को भी सुनो।
नहीं, हमारी तो ड्यूटी, हम तो आपको सुनेंगे सर। हाँ जी, जो सोशल मीडिया और आज मैंने देखा है मीडिया में जो भी चैनल्स के पत्रकार हैं, पता नहीं आज 2-3 सेशंस मैंने मीडिया पे अटेंड यहाँ किए, सबको सोशल मीडिया से थोड़ा एक एंगल है? तो सर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो सबसे ज्यादा आज तक जो पत्रकारित्व क्या कर रहा था कि एक नरेशन देश पे वो वन साइडेड फ्लो था। आज इंडिविजुअल जैसे एनडीटीवी अडानी ने एक्वायर कर लिया, उससे पहले एनडीटीवी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हेट स्पीच के नाम पे वो देश की संस्कृति को वो खुद जहर इतना नेगेटिव दे रहे थे। इस सेशन के मॉडरेटर होने के नाते मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूं, हाँ जी, कि देवेंद्र सर आप अपना उत्तर पूरा करें और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नहीं सर का ये ना सवाल बहुत जेन्युइन है, इसलिए इसका तो जवाब देना सोशल चाहिए। मीडिया में सर हम लोग प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं। आज जो मैं इसीलिए रहूंगा कि मीडिया को समझना चाहिए, जो पब्लिक है उसको सोशल मीडिया वो 2-वे कम्युनिकेशन है, उसको अपना ओपिनियन बताने का तक मिलता है। इसलिए अभी जर्नलिज्म के खिलाफ मतलब उसका एक सर, बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है, वो Thank you, दुश्मन sir. नहीं है, Thank you, sir. वो 2-वे Thank you. कम्युनिकेशन हो रहा है। देवेंद्र सर प्लीज। सर बोलने तो दीजिए, मेरा ये पॉइंट है उसके अंदर। नहीं बिल्कुल मेरा ये कहना है, आपका पॉइंट बहुत वाजिब है उसके अंदर कि सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट हमको ये भी देखना चाहिए कि सही जानकारी जरूरी है या हमारी संतुष्टि वाली जानकारी जरूरी है। सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि या तो हम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको लगता है कि यार, जो मैंने कुछ देर पहले जिक्र भी किया था इस बात का, कि मान लो अगर मैंने लिख दिया कि साहब ये सरकार का फैसला गलत है, जो वाकई गलत है, अगर चूंकि मैं फैक्ट के साथ में लिख रहा हूँ, भावनाओं में आके नहीं लिख रहा हूँ कभी भी, तो मैंने लिख दिया कि साहब सरकार का ये फैसला गलत है, तो मुझे वो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। और अगर मैंने लिखा कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है, तो मुझे गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। वही सोशल मीडिया। दूसरा पॉइंट ये कि सोशल मीडिया बोलता है कि साहब पत्रकारिता होती कहाँ है आजकल, सच नहीं लिखना चाहते हो। जब सच लिखते हैं, चूंकि होता क्या है कि वो सच उनके हिसाब से नहीं था, तो उनको वो गलत लगता है। यही फाइट जो जर्नलिज्म है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो लड़ रहा है, और यही काम दिव्य भास्कर भी कर रहा है, बाकी अखबार भी कर रहे हैं। जो बात निकलती कई बार कि साहब जैसे अयोध्या में अगर मंदिर बना, तो एक हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है, मैं पार्ट ऑफ हिंदू, मैं इस देश का नागरिक हूं। कश्मीर में 370 हट गई, एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है। लेकिन अगर वहां पर कुछ गलत हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तो आप तक लाना पड़ेगी ना मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं देशद्रोही हो गया, मुझे इस मिट्टी से उतना ही प्यार है जितना बाकी लोगों को प्यार है। थैंक यू। तो केवल हमको केवल वो चीज समझना चाहिए कि पत्रकारिता जो कर रही है वो सच लाने का काम कर रही है। मैं जैसे मेरे सरकारों से मेरे हमेशा से 36 का आंकड़ा होता है। प्रदीप सर 1 मिनट लूंगा बस मैं। सरकारों से मेरा 36 का आंकड़ा होता है, और मैं उस पीढ़ी का पत्रकार हूं जहां पर कहा गया कि सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता का धर्म होता है। तो मैं उनको, जब मैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं सारे लोग, तो जब मेरे से बोलते हैं कि यार आप तो हमारे बारे में लिखते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि पत्रकार जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। वो आपका मित्र है, लेकिन आपको आपकी बीमारी बता रहा है। अगर वो बीमारी छुपाएगा तो मरोगे आप, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये पत्रकारिता का काम है। We have a question from there. So we have actually I have been given Pradeep, the direction that we have answered. I know lots of अच्छा, 2 मिनट और सही। all questions are genuine. No question can ever. So निर्णय सर के पास already mic पहुंच चुका है. I'm very sorry. Please go ahead. Maximum we can 2 questions. Yes, we'll have. मेरा भी जेन्युइन है। सर ऊपर चलिए, आप ही students निर्णय के बहुत कीजिए। questions है। नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ और उसी में मेरा सवाल भी है। जैसे अभी यहाँ पे आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, और ये मेरी बहुत बड़ी चिंता भी है एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑल्सो, कि सोशल मीडिया का जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल रही है। मैं हमेशा कई बार जब किसी इंस्टीट्यूट में भी जाता हूँ तब मैं उनसे ये कहता हूँ बार बार, और आज इस मंच में भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो करिकुलम्स हैं हमारे, ठीक है,
क्यों वो बदलते हुए पर्सपेक्टिव्स के साथ, बदलते हुए परिवेश के साथ उसको रीडिफाइन नहीं किया जा रहा। जब आप देख रहे हैं इस प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब काम कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ नए प्रोफेशनल से बातें हैं, वो कैसे भरमा सकते हैं इस तरह के माहौल में, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है या अगर उन्हें उस तरह से ग्रूम करके नहीं भेजा गया इंडस्ट्री में, तो फिर वो ऑब्वियसली इस तरह के माहौल से भरमा जाते हैं। जर्नलिस्ट जो हैं आज के यंग जर्नलिस्ट, वो अपना बेसिक जो काम है वेरिफिकेशन का, दे शुड लुक बियॉन्ड द स्टोरी, वो नहीं करते बिकॉज इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, वो उसी से भरमा जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना एक छोटा सा सवाल है कि क्यों इन प्रेजेंट नीड्स को जो नया करिकुलम है उसमें एड्रेस नहीं किया जाए। आप बदलते समाज के साथ, बदलते परिवेश के साथ कॉन्स्टेंटली उसको रीडिफाइन करिए कोर्सेज को। ये एक सबसे बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ जर्नलिज्म की स्टडीज में, जिसकी वजह से ये सारा कोहराम जो है वो फैला। निर्णय आपकी चिंता बहुत ही जायज है, बहुत ही सीरियस बात है ये, लेकिन पता नहीं आप यहाँ थे या नहीं, बट आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बहुत ही अच्छी बात ये हो रही है कि सभी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दे आर इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री पीपल टू फ्रेम द करिकुलम, और ये काम सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आप भी कई यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। हमारी यूनिवर्सिटी, इनकी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे एकेडमिक्स ही नहीं रहते हैं बल्कि इंडस्ट्री पीपल भी रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यू आर अवेयर ऑफ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट संस्थाएं, न्यूज़ संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज़ बहुत काम कर रही हैं मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए, मीडिया लिटरेसी बढ़ाने के लिए। और सर, आप जो उस समय सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, यस टू वे कम्युनिकेशन हो गया, बट आर यू श्योर यू आर इन टू वे कम्युनिकेशन या आप किसी एल्गोरिदम द्वारा क्रिएटेड कोकून में हैं? Check it out. 99.9% chances are that you are in a cocoon created by an algorithm, not in the social media. Check it out, sir, and you'll be very, very surprised to find out the outcome. I think we'll take one last question, or is it okay? I think so, sir, students में से पूछ लीजिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं। एक बच्चा वहां पर बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। Please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. It is their session. Session. Please go ahead. This is the last question. I'm very sorry. Yes. We'll have to cut it out. Yeah. Because we are running very late, sir. That's why. Yes, you are audible. Go ahead. हाँ? So we'll have a quick answer, and I'm very sorry we'll have to end the session now. मैंने इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था कि आप लोग पत्रकारिता नहीं कर सकते या जिस तरह का जो चल रहा है पूरा वो नहीं कर सकते। मैंने उस सीरियस जर्नलिज्म की बात की थी। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% चीज़ें गलत हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, इस यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर कोई टाइगर आ जाए अभी एक पर एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको क्या लगता है ये टाइगर की खबर लोगों को कल मेरे अखबार पढ़ के मालूम पड़ेगी? वो सोशल मीडिया डाल देगा ना उसमें तो कि साहब वहां टाइगर आ गया और ये हो गया। तो ये उनका काम है। जो अखबार की भूमिका है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका है, उसमें वो डेप्थ लाना कि कैसे आया, किधर से आया, कब पकड़ा, नुकसान किया नहीं किया, ये काम उनका है। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये अब केवल वो इन्फॉर्मेशन की वहां ऐसा हुआ, वो मीडिया का काम नहीं बचा है, वो सोशल मीडिया कर रहा है। 80 लाख पत्रकार कर रहे हैं वो काम। क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि यार कहीं आग लग गई या आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, आप 2 मिनट वीडियो बनाओगे और पोस्ट कर दोगे उसके ऊपर, आप उसकी डिटेलिंग में नहीं जाओगे। Sorry, we'll have to end વાત છે here. જે લોકો કશું વાંચતા વિચારતા નથી, લખતા જ થાય ત્યારે એ ડેન્જરસ પુરવાર થાય। એટલે સોશિયલ મીડિયામાં આ ઘટના બની રહી છે કે आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अहमदाबाद के हो ना? किस दिन छुट्टी लेके आप दिव्य भास्कर के ऑफिस में आइए, आपसे डिस्कस करना है इस पर। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ।
थैंक यू थैंक यू वेरी मच। न्यूज़पेपर में पेजेस न्यूज़ प्रिंट पूरी हो गई है और टाइम स्लॉट हमारा प्राइम टाइम ख़त्म हो चुका है, प्राइम टाइम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट शो के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच। ये पहली बार है कि प्रिंट के लोग शामिल है और वो सब समय पे हुआ। My apologies to all the listeners, viewers here जिनके प्रश्न हम नहीं ले पाए, बट सर ने इनविटेशन दे दिया है। एड्रेस में दे दूं मैं सर? यहाँ पर जितने भी जर्नलिज्म के जो इसमें जिनको इंटरेस्ट है या जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, मैं आप सभी को दिव्य भास्कर में आने का आमंत्रण देता हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं जर्नलिज्म पे। मैं तो मैम को भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप भी आइए, हम डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे। आइए कभी। Thank you very much. Let us Thank you. Thank you Thank all you, the sir. panelists. Let me place on record my gratitude to all the panelists for this lively interaction. Thank you very much. Thank Thank you, you everyone.